नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख योजनाएं जो कि हमारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे यूपीएससी जा रहे हों, चाहे पीएससी जा रहे हों, चाहे एसएससी जा रहे हों, ट्रिपल एससी जा रहे हों, यानी सब परीक्षाओं में आपकी यह महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसमें हम कोई भी योजना क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई, उसका उद्देश्य क्या है, लाभार्थी कौन है, इन मुद्दों को ध्यान में रख कर पढ़ेंगे। इसको हम इतना विस्तार से पढ़ेंगे, प्रयास यह रहेगा कि आपके मेंस में यहां से प्रश्न आता है तो आप मेंस भी इससे हल कर पाए। इसलिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। यहां हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितना आसानी से आप समझ लोगे चीजों को उतना ही आसानी से आप उसको हल कर पाओगे। केवल रटने से आप भूल जाओगे। तुलनात्मक पढ़ेंगे तो याद ज्यादा रहेगा। इसलिए क्लास को पूरा देखना है। पहली बार यदि आप आए हैं तो सब्सक्राइब करना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे योजनाओं का अपना सत्र। इसमें हम अब तक की सारी अपडेटेड योजनाएं पढ़ेंगे। पहली योजना हमारी है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें सारी जो योजनाएं हम पढ़ेंगे आपकी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। शुरुआत होती है, इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। लक्ष्य वर्ष आपको याद रखना है। लक्ष्य वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो कितना है भैया? 2030-31 इसका लक्ष्य वर्ष रखा गया है। नोडल मंत्रालय की बात करें तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख पहल है। किसके तहत है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? यदि हम उद्देश्य की बात करें तो दलहन यानी दालों के उत्पादन में वृद्धि करना और विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को पूरी तरह समाप्त करना। देखिए होता क्या है, दालों पर प्रयास अब हमारा यह है कि हम इतना ज्यादा उत्पादन करें कि हम अपने लिए खुद तो उत्पादन कर ही लें, बाकी विदेश में भी हम उसकी सप्लाई कर सकें। लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2030-31 तक देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाकर 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 350 लाख टन, ये भी हमें पता होना चाहिए। शामिल फसलें कौन कौन सी हैं? इस मिशन के अंतर्गत मुख्य रूप से अरहर यानी तूर, उड़द और मसूर की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किस पर ध्यान दिया जा रहा है? अरहर, उड़द और मसूर, तीन हैं, तीनों को हमें ध्यान रखना रहेगा। रणनीति क्या है इसके पीछे? उन्नत किस्म के बीजों का वितरण, खेती के रकबे का विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। इसमें यदि हम लाभार्थी की बात करें कि भाई लाभार्थी कौन रहने वाला है, तो इस योजना से देश के लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। कितना? लगभग 2 करोड़ किसानों को, जिससे उनकी आय में सुधार होगा। बजटीय प्रावधान की बात करें तो सरकार ने इस मिशन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता का आवंटन किया है, ताकि बीज उत्पादन और कटाई के बाद के प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। तो यह हमारी पहली योजना थी, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। दूसरी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट में 2025-26 के दौरान की गई, जिसे आगामी वित्तीय वर्षों के लिए लागू किया गया है। बजट में जो योजना की घोषणा होती है उसको हमें ध्यान रखना है कि कैसे होती है। उसमें कोई फिक्स तारीख नहीं होती है बजट की योजना की। संबंधित मंत्रालय क्या है? यह योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये आपसे पूछा जा सकता है। आपने यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। कार्यान्वयन विभाग यानी इसका क्रियान्वयन मंत्रालय कौन है? कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है? कृषि एवं कल्याण विभाग के द्वारा। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना और विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनाज के भंडारण और उत्पादन को मजबूत करना। क्या उद्देश्य है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना पहला है, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनाज के भंडारण और उत्पादन को मजबूत करना। योजना का स्वरूप कैसा है? यह एक व्यापक योजना है जो कृषि क्षेत्र की विभिन्न छोटी योजनाओं को एकीकृत करके संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है। किस प्रकार की योजना हो गई?
यह एक व्यापक योजना है जो कृषि क्षेत्र की विभिन्न छोटी योजनाओं को एकीकृत करके संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है। तकनीकी सहायता की बात करें तो इसके अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभार्थी कौन है? इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी देश के सभी सीमांत लघु और बड़े किसान हैं। साथ ही किसान उत्पादक संगठन को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। ये बिंदु ध्यान रखिए। अच्छा देखो, जब कृषि पर आपसे निबंध पूछा जाएगा या मेंस में आंसर पूछा जाएगा तो उसके लिए भी तो शब्द चाहिए होंगे, यहीं से मिलेंगे। प्रावधान की बात करें तो फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं के विकास पर बल दिया गया है। इसके बाद हम अगली योजना की बात करें तो डिजिटल कृषि मिशन है। शुरुआत कैसे होती है? इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी। कब? सितंबर 2024 में, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष हमें ध्यान रखना है। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? यह मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल मानी गई है। कार्यान्वयन विभाग कौन है? इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है? कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक यानी जैसे एआई, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन का उपयोग करके खेती को आधुनिक बनाना और किसानों की उत्पादकता में वृद्धि करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। प्रमुख घटक की बात करें तो इसके तहत क्या है? एग्री स्टैक विकसित किया जा रहा है, जिसमें किसानों की डिजिटल पहचान और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। फिर हम बात करते हैं तकनीकी ढांचा की। तो योजना के तहत कृषि निर्णय सहायता प्रणाली बनाई जा रही है जो मौसम, मिट्टी और फसल की स्थिति का सटीक डेटा प्रदान करेगी। कैसे? मौसम, मिट्टी, फसल की स्थिति। देखिए कहाँ पर मौसम कैसा है, वहां के लिए कौन सी फसल हो सकती है, क्या उसमें और बेहतर चीजें हो सकती हैं, इस पर यह तैयार किया गया है। लाभार्थी कौन है? इसका सीधा लाभ देश के सभी किसानों को मिलेगा क्योंकि उन्हें डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं, ऋण और फसल बीमा तक आसान पहुंच प्राप्त होगी। फिर बजटीय आवंटन की बात करते हैं तो सरकार ने इस मिशन के लिए लगभग 2817 करोड़ रुपए कुल परिव्यय निर्धारित किया है ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। आगे चलते हैं। देखिए जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी माध्यम को आप खुद ही जान रहे हो, लोग कहते हैं कि इसका सिलेक्शन कम होता है, लेकिन असली बात यह है इसको समझाने वाले, पढ़ाने वाले टीचर कम हैं। आपको जीएस मंथन में निबंध सिखाए जाते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग सिखाई जाती है। मेंस के लिए हर तरीके से आपको तैयार किया जाता है, इसलिए पहली बार यदि आप आए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मुझे पता है आपका उद्देश्य केवल प्री पास करने का नहीं है। प्री के बाद भाई मेंस देना है, मेंस बाद इंटरव्यू जाना है, यानी लक्ष्य हमारा फाइनल सिलेक्शन का है, इसलिए मेंस निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि देखिए प्रयास यह करिए कि अगर 10,000 बच्चे मेंस में बैठ रहे हैं तो अपना जो कॉपी पहुंचे वह 1 से 100 के बीच बच्चों में होनी चाहिए, जिससे हमें सफलता के चांस ज्यादा रहते हैं। अगली योजना है हमारी संशोधित ब्याज छूट योजना। शुरुआत कब होती है? यह योजना पूर्ववर्ती ब्याज छूट योजना का संशोधित रूप है, जिसे कृषि क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया गया है। मतलब क्या है? यह योजना जो है आपकी पूर्ववर्ती ब्याज छूट योजना का संशोधित रूप है। ठीक है, संबंधित मंत्रालय इसका कौन सा हो जाएगा? इस योजना का संचालन केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कार्यान्वयन विभाग की बात करें तो इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से लागू किया जाता है। कैसे? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? किसानों को खेती और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण बहुत ही सस्ती और रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराना। ब्याज दर कैसे क्या रहेगी उस पर चर्चा करें तो इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 7% की वार्षिक ब्याज दर पर मिलता है, जिसमें सरकार द्वारा बैंकों को ब्याज में 1.5% की छूट दी जाती है। समय पर भुगतान की बात करें तो जो किसान अपना ऋण समय पर चुकाते हैं उन्हें शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाती है।
ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। स्टेटमेंट में ऐसे पूछ लेता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और इन्हीं दो में से चीजें दे देगा। इसके प्राथमिक लाभार्थी कौन है? सभी छोटे, सीमांत और बड़े किसान हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेते हैं। इसमें अब पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है। ऋण की अवधि की बात करें तो यह छूट अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋणों पर ही मान्य होगी। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरुआत कब होती है? इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी, जिसे वर्तमान में अगले चरण 2021 से 26 के लिए विस्तारित किया गया है। 21 से 26 के लिए। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो यह एक अंतर मंत्रालयी योजना है जिसमें जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। कार्यान्वयन विभाग की बात करें तो कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसके प्रति बूंद अधिक फसल घटक का प्रबंधन करता है। मतलब क्या है कि आपका कम जल में बेहतर फसल हो, ऐसा इसका उद्देश्य रहने वाला है। हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना। इसके बाद बात करें प्रमुख घटक की, तो इसके मुख्य घटकों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी और वाटरशेड विकास शामिल है। तकनीकी दृष्टिकोण की बात करें तो योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई और जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पानी की जो बर्बादी है वह कम हो। लाभार्थी की बात करें तो इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी देश के सभी किसान हैं, विशेषकर वे जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेती करते हैं जहां पानी की कमी है। विशेष लक्ष्य की बात करें तो योजना का ध्यान सिंचाई के स्रोतों के सृजन, वितरण नेटवर्क के सुधार और खेतों में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण पर केंद्रित है। अगली योजना हमारी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उम्मीद है जो हम आपको सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। बाकी क्लासेस आपकी जो कराई गई हैं उनको भी आपको लगातार देखना है। शुरुआत होती है, इस योजना का शुभारंभ 18 फरवरी 2016 को किया गया था, जिसने पुरानी योजनाओं का स्थान लिया। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो यह कृषि एवं किसान मंत्रालय की एक प्रमुख सुरक्षा योजना है। कार्यान्वयन विभाग की बात करें तो इसका संचालन मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों के सहयोग से किया जाता है। कौन कौन? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा और कुछ बीमा कंपनियां हैं उनके सहयोग से। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को व्यापक बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रीमियम दरें देखें तो किसानों के लिए प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई हैं। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5%। ये वाला लाइन आप बिल्कुल रट लेना, यहां से प्रीलिम्स प्रश्न उठा सकता है। तकनीकी उपयोग की बात करें तो उपज के सटीक आकलन और दावों के त्वरित निपटान के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थी देश के सभी ऋणी और गैर ऋणी किसान हैं जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाते हैं। वर्तमान में इसे स्वैच्छिक बना दिया गया है। व्याप्ति की यानी कवरेज की बात करें तो योजना में बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद के जोखिम जैसे ओलावृष्टि है, चक्रवात है, बेमौसम बारिश को भी शामिल किया गया है। तो ये चीजें भी इसमें शामिल हैं। एक सूचना देते हैं फिर आगे चलते हैं। आप चाहे यूपीएससी जा रहे हो चाहे पीएससी जा रहे हो, यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है, आप उसको देखा करिए। निबंध में यदि आप शून्य स्तर पर हैं, आप नहीं समझ पाते हैं कैसे लिखें, कहाँ से शुरुआत करें, बेसिक क्या होना चाहिए, क्रम कैसा होना चाहिए, तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और जो क्लास यहाँ कराई जाती हैं आपको उनको रेगुलर करते रहना है। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। शुरुआत कब होती है? इस योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। हालांकि यह 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी मानी गई थी। इसका मतलब यह है कि यह योजना पिछले समय से लागू की गई, यानी इसका
घोषणा होती है 19 में, लागू की जाती है 2018 से, प्रभावी मानी जाती है। संबंधित मंत्रालय कौन है? यह कृषि एवं किसान मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कार्यान्वयन विभाग इसका कौन सा है? इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाती है। फिर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो देश के किसानों की घरेलू जरूरतों और कृषि संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। वित्तीय सहायता की बात करें तो योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। भुगतान की विधि क्या है? जो 6,000 रुपए मिलेगा भैया वो एक साथ नहीं मिलता है। विधि की बात करें तो यह राशि 2,000 रुपए की 3 मासिक किस्तों पर हर 4 महीने पर सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। लाभार्थी कौन है? शुरुआत में यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन अब देश के सभी भूमि धारक किसान परिवार जो हैं इसके पात्र हैं, कुछ उच्च आय वर्ग के अपवादों को छोड़कर। मतलब क्या है, जो भूमि धारक हैं और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उनको जो है मिलता है। अनिवार्य आवश्यकता क्या है? योजना का लाभ जारी रखने के लिए लाभार्थियों के ई-केवाईसी और आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अगली योजना हमारी है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना। क्या है ये? इस योजना को अप्रैल 2010 में शुरू किया गया था और इसे वर्ष 2025-26 के लिए नए संशोधनों के साथ जारी किया गया है। यानी अभी ये अपडेट की गई है, ऐसे मान लो आप। तो भाई अपडेट की गई है तो महत्वपूर्ण हो ही जाएगी। मंत्रालय कौन सा है? यह योजना केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कार्यान्वयन विभाग कौन है? इसका संचालन उर्वरक विभाग द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को रियायती दरों पर पोटाश फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। योजना का स्वरूप कैसा है? सरकार उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा के आधार पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी की दर पहले से तय कर देती है। संतुलित उर्वरक उपयोग कैसा है? इसका लक्ष्य यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करना और एनपीके उर्वरकों के संतुलित मिश्रण को बढ़ावा देना है। लाभार्थी कौन होने वाला है? इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी देश के सभी किसान हैं जिन्हें बाजार में उर्वरक कम कीमतों पर मिलते हैं, यानी सबके लिए हो गई। विशेषता की यदि हम इसमें बात करें तो इसके तहत फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा तय की जाती है, लेकिन सरकार उन्हें एक निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है ताकि जो है कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। अगली हमारी PRIP योजना, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। तो शुरुआत कैसे होती? इस योजना को वर्ष 2023 में अधिसूचित किया गया था। इसे 2023-24 और 27-28 तक की 5 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है। संबंधित मंत्रालय कौन है? यह योजना केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आती है। फिर अगला आता है इसके बाद कार्यान्वयन विभाग। इसका संचालन औषधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिकल और मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देकर भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। प्रमुख घटक की बात करें तो योजना के 2 मुख्य घटक हैं। पहला, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना और दूसरा, निजी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता देना। आगे चलते हैं। बजटीय परिव्यय की यदि हम बात करें तो इस योजना के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन निर्धारित किया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थियों में फार्मा कंपनियां हैं, स्टार्टअप हैं, MSME हैं, शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं जो चिकित्सा अनुसंधान और नई दवाओं की खोज में लगे हुए हैं। फोकस क्षेत्र की इसमें यदि हम बात करें तो इसका विशेष ध्यान जो है उच्च मूल्य वाली दवाओं, बायो फार्मास्यूटिकल और उन्नत चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण पर है। अगली योजना है हमारी उड़े देश का आम नागरिक यानी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना। उड़ान इसको बोलते हैं, उड़ान नाम से भी भैया पूछा जा सकता है। शुरुआत होती है इसकी। इस योजना का शुभारंभ 21 अक्टूबर 2016 को किया गया था, जिसका उद्देश्य
देश के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हवाई संपर्क सुधारना है। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो यह योजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? इसका कार्यान्वयन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय हवाई मांगों पर आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना और कम उपयोग किए गए हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करना। यानी जो हवाई अड्डे ऐसे हैं जो अभी बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, उनको सही करना। किराया सीमा की बात करें तो योजना के तहत लगभग 500 किलोमीटर 1 घंटे की उड़ान के लिए किराया की ऊपरी सीमा तय की गई है। शुरुआत में यह 2500 रुपये थी ताकि मध्यम वर्ग भी इससे जा सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, यानी एयरलाइंस को घाटे से बचाने के लिए सरकार उन्हें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थी की बात करें तो इसके प्राथमिक लाभार्थी देश के आम नागरिक और दूर दराज क्षेत्रों के निवासी हैं। साथ ही इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। विस्तार की बात करें तो वर्तमान में इस योजना के विभिन्न चरण उड़ान 5.0 और 5.2 लागू हैं, जिनमें छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अगली हमारी योजना है शक्ति नीति। क्या है? शक्ति का पूर्ण नाम भारत में कोयले का पारदर्शी उपयोग एवं आवंटन योजना है। शुरुआत कब होती है? इस नीति को मूल रूप से मई 2017 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसके दायरे और लाभों को 2025-26 के लिए और अधिक प्रभावी बनाया गया है, यानी ये भी आपकी अपडेटेड हो जाती है। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? यह योजना केंद्रीय कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। कार्यान्वयन विभाग की बात करें तो इसका क्रियान्वयन कोयला मंत्रालय के सहयोग से कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL और अन्य संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न बिजली संयंत्रों को कोयले के आवंटन में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना कि कोयला उन संयंत्रों तक पहुंचे जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। योजना के स्वरूप पर बात करें तो यह एक पारदर्शी नीलामी आधारित योजना है जो पुरानी लेटर ऑफ इंश्योरेंस व्यवस्था की जगह लेती है। लाभार्थी कौन है इसका? इसके प्रमुख लाभार्थी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादन संयंत्र और देश के बिजली उपभोक्ता हैं, क्योंकि इससे बिजली उत्पादन की लागत कम होती है। विशिष्ट लाभ क्या है? यह नीति कोयले की कमी से जूझ रहे उन संयंत्रों को राहत देती है जिनके पास क्या है, दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति समझौते नहीं थे, जिससे देश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे। यानी बिजली को हर समय देना है, हर जगह पहुंचाना है, ऐसा इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। अगली योजना 12 नंबर की हमारी है निर्यात संवर्धन मिशन, EPM पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। इसमें हम सभी वही योजनाएं शामिल कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो इनको हमें सही से पढ़ना है। यदि हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए एक नई पहल इसमें समझो शुरू की गई है, यानी ये भी अपडेटेड कह सकते हैं। संबंधित मंत्रालय क्या है? यह केंद्रीय वित्तीय एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कार्यान्वयन की बात करते हैं तो इसका संचालन वाणिज्य विभाग द्वारा विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाना और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना। रणनीति की यदि हम बात करें तो योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब्स पहल को मजबूत किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर निर्यात क्षमता जो है विकसित हो सके। तकनीकी और वित्तीय सहायता की बात करें तो निर्यातकों को नई विदेशी मंडियों की खोज, ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। इसके लाभार्थी की बात करें तो इसके प्राथमिक लाभार्थी भारतीय निर्यातक, विशेष रूप से MSME, स्टार्टअप्स और स्थानीय कारीगर हैं जो अपने उत्पादों को वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं। विशिष्ट लक्ष्य की बात करें तो मिशन का ध्यान विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर है जहां भारत की मजबूत पकड़ है: कृषि उत्पाद, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग के सामान। अगला देखते हैं योजना स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। शुरुआत होती है इसकी। इस योजना को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा
अधिसूचित किया गया है और वर्ष 2025-26 के लिए इसे और अधिक सरल बनाया गया है। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? यह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कार्यान्वयन विभाग है इसका संचालन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? पात्र स्टार्टअप्स को बिना किसी संपार्श्विक बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करना। गारंटी की सीमा क्या रहेगी? यह योजना प्रति ऋणदाता को एक निश्चित सीमा तक आमतौर पर 10 लाख करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर क्रेडिट कवर प्रदान करेगी। 10 करोड़ रुपए है भैया, ये 10 करोड़। प्रबंधक संस्था इसकी कौन सी है? इस योजना का प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। लाभार्थी कौन होने वाला है? इसके प्राथमिक लाभार्थी DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं जो नवाचार और रोजगार सृजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। विशिष्ट लाभ कौन सा है? यह योजना उन नए उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान बनाती है जिनके पास बैंकों को देने के लिए कोई संपत्ति या सुरक्षा नहीं होती है। फिर है PM श्री स्कूल। इसकी शुरुआत कब होती है? इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 सितंबर 2022 को मंजूरी दी गई थी, जिसे वर्ष 2023 से 2026-27 तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसके प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। कार्यान्वयन विभाग की बात करें तो इसका संचालन मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य की यदि हम बात करें तो देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन का प्रदर्शन करेंगे। जो आपकी शिक्षा नीति NEP 2020 आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके निबंध के लिए भी, आपके मेंस के उत्तर के लिए भी, तो इसको थोड़ा गहराई से पढ़ लेना आप। आगे चलते हैं। योजना के स्वरूप की बात करें तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें मौजूदा स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और राज्य सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाता है। शिक्षण पद्धति देखें तो इन स्कूलों में खोज आधारित और शिक्षार्थी केंद्रित, फिर से देखो, खोज आधारित और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पद्धति पर जोर दिया जाता है, जिसमें आधुनिक तकनीक और ICT का उपयोग किया जाता है। लाभार्थी कौन है? इसके प्राथमिक लाभार्थी स्कूली छात्र हैं जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचा, स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं और खेल सुविधाएं प्राप्त होंगी। विशेषता की बात करें तो इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें सौर पैनल, LED लाइटिंग, जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पर्यावरण अनुकूलन सुविधाएं जो हैं इसमें शामिल हैं। फिर आता है निपुण भारत मिशन, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये देखते हैं। शुरुआत होती है, इस मिशन का शुभारंभ 5 जुलाई 2021 को किया गया था, जिसे वर्तमान में और अधिक विस्तारित किया गया है, अपडेटेड है इसलिए चर्चा में है। पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह भी है। कार्यान्वयन विभाग की बात करें तो इसका संचालन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यानी यह सुनिश्चित करना कि देश का प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा प्रयास होना है। योजना का स्वरूप कैसा है भैया? यह समग्र शिक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया है, जो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य बच्चों में समझ के साथ पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंकगणितीय गणना की क्षमता विकसित करना है। लाभार्थी कौन है? इसके प्राथमिक लाभार्थी 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे प्री स्कूल से कक्षा 3 तक हैं। अगला है इंडिया AI मिशन। ये क्या है? शुरुआत की बात करें, इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2024 में मंजूरी दी गई थी, जिसे अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। संबंधित मंत्रालय है, यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्यान्वयन विभाग की बात करें तो इसका संचालन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बनाना और देश को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना इसका उद्देश्य है। घटकों की बात करें तो मिशन के 7 मुख्य स्तंभ हैं, जिनमें इंडिया एआई कंप्यूट क्षमता, इंडिया एआई डेटा प्लेटफॉर्म और इंडिया एआई स्टार्टअप हब जैसे महत्वपूर्ण केंद्र इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। तकनीकी और संरचना की बात करें तो इसके अंतर्गत 10,000 या उससे अधिक जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स वाली एक विशाल कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थियों में भारतीय स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान, शोधकर्ता और अंततः आम नागरिक शामिल हैं जो एआई आधारित सेवाओं का लाभ उठाएंगे। बजटीय आवंटन की बात करें तो इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए सरकार ने कुल 10,371.92 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया है। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर कर लीजिएगा और निबंध मेंस की आंसर राइटिंग साथ में जरूर करते रहिए, क्योंकि मेंस कभी अगर सोचो एक साथ हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जरूरी रहती है आपको शब्द रचना मिलना। जितनी ज़्यादा शब्द रचना होगी उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे। फिर अगला है सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम। शुरुआत कब होती है? इस कार्यक्रम को मूल रूप से दिसंबर 2021 में मंजूरी दी गई थी, जिसे वर्तमान में संशोधित करके वर्ष 2025-26 के लिए अधिक प्रभावी बनाया गया है। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक रणनीतिक पहल है। कार्यान्वयन विभाग की यदि हम बात करें तो इसका संचालन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा किया जा रहा है, जो मंत्रालय के भीतर एक विशेष विभाग के रूप में कार्य करता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना। वित्तीय सहायता देखते हैं तो योजना के तहत पात्र कंपनियों को सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% जो है वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रमुख घटक की बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक इनिशिएटिव योजना भी शामिल है, जो घरेलू स्टार्टअप और एमएसएमई को डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है। लाभार्थी कौन होने वाले हैं? इसके लाभार्थियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियां, स्टार्टअप और शोध संस्थान शामिल हैं, जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। बजट की बात करें तो इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने कुल 76,000 करोड़ रुपए का विशाल आवंटन जो है सुनिश्चित किया है, बजट दिया है। काफी बड़ा बजट है ये। नेशनल अडेप्टेशन फॉर क्लाइमेट चेंज, तो नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज क्या है? NAFCC इस बार पूछा जाने की पूरी संभावना है। शुरुआत कब होती है इसकी? इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना की शुरुआत अगस्त 2015 में की गई थी, जिसे वर्तमान जलवायु चुनौतियों को देखते हुए 2025-26 के लिए भी जारी रखा गया है। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो यह योजना केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? इस योजना के लिए नाबार्ड राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करता है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुकूलन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य है। कई बार योजना के केवल उद्देश्य पूछ लेता है, या मेंस में जब कोई योजना पूछता है तो आपको ऐसे ही वहां पर लिखना रहेगा। योजना के स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो यह 100% केंद्रीय सहायता वाली योजना है, जो विशेष रूप से कृषि, पशुपालन, जल और वानिकी जैसे क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन विकसित करने पर केंद्रित है। जो पढ़ा रहे हैं तो समझ आ रहा है तो लाइक वाइक कर लेना भैया। परियोजनाओं का चयन क्या है? इसके तहत राज्यों द्वारा प्रस्तुत उन परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है जो स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। लाभार्थी कौन है? इसके प्रत्यक्ष लाभार्थी विभिन्न राज्यों के स्थानीय समुदाय और किसान हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे और अनियमित मौसम की मार झेल रहे हैं। विशिष्ट लक्ष्य की बात करें तो योजना का ध्यान जो है मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर है जहां जलवायु परिवर्तन के कारण आजीविका का संकट सबसे अधिक है
ताकि वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाया जा सके। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। शुरुआत कब होती है? इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और इसे 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक राष्ट्रीय मिशन स्तरीय योजना है। कार्यान्वयन विभाग यदि हम देखें तो इसका संचालन मंत्रालय जो है वह वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना ताकि देश के हर परिवार का कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता हो। देखो, बैंक खाता जब किसी व्यक्ति का होता है तो उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। फिर उसका आधार बना होगा, यानी उसकी एक पहचान होगी। दूसरी चीज है उसको पैन कार्ड भी उसका होगा, यानी हर तरीके से वह देश की सुविधाओं से जुड़ा हुआ होगा। यह जीरो बैलेंस खाता सुविधा प्रदान करती है, जिसे न्यूनतम राशि रखने की इसमें कोई अनिवार्यता नहीं होती है। प्रमुख लाभ की बात करें तो खाता धारकों को 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर डेबिट कार्ड के साथ और 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। लाभार्थी कौन है? इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी देश के सभी नागरिक हैं, विशेष रूप से वे लोग जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे। उपलब्धि की बात करें तो यह योजना सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने के लिए एक मजबूत आधार यानी ट्रिनिटी जन आधार मोबाइल प्रदान करती है। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगली योजना हमारी है अटल पेंशन योजना, महत्वपूर्ण है। इस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था, जिसने पूर्ववर्ती स्वावलंबन योजना का स्थान लिया। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है। कार्यान्वयन विभाग की बात करें तो इसका संचालन वित्तीय सेवाओं विभाग द्वारा किया जाता है। इसका प्रशासन पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण करता है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय की सुविधा प्रदान करना और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन की गारंटी देना इसका उद्देश्य है। पेंशन का स्वरूप देखते हैं तो योजना के तहत अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की निश्चित पेंशन दी जाती है। पात्रता की बात करें तो 18 से 48 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसका बचत बैंक खाता जो है इस योजना में शामिल हो सकता है। आयु वर्ष क्या रहेगा? 18 से 40। लाभार्थी कौन रहने वाले हैं? इसके प्राथमिक लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार अब आयकर दाता जो है इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं है। ये शर्त हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। विशिष्ट लाभ की बात करें तो खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में पेंशन की राशि उसके जीवन साथी को दी जाती है और दोनों की मृत्यु के बाद पूरी संचित राशि नॉमिनी को लौटा दी जाती है। अगली योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शुरुआत होती है। इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झांसी रांची से किया गया था, झारखंड से। रांची झारखंड से। संबंधित मंत्रालय है इसका, यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मुख्य उद्देश्य कैसा है? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना और उन्हें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दायरे में लाना। बीमा कवर की बात करें तो योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। योजना का स्वरूप कैसा है? यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन तक के बाद तक का खर्च जो है इसमें शामिल किया गया है। लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पहचाने गए गरीब और कमजोर परिवार हैं। हाल ही में इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। अस्पताल नेटवर्क। इस योजना का लाभ देश भर के सभी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी,
जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को जो है शामिल किया गया है। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख मिशन है। कार्यान्वयन विभाग देखें तो इसका संचालन मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गरीबों के लिए। प्रमुख लक्ष्य की बात करें तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और संचारी और गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण पाना। योजना का स्वरूप देखते हैं तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी जो है वो 60:40 होती है। लाभार्थी कौन है? इसके प्राथमिक लाभार्थी देश की पूरी ग्रामीण और शहरी आबादी है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विशिष्ट घटक की बात करें तो इसके तहत जननी सुरक्षा योजना और आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि सुविधाओं की पहुंच जो है जमीनी स्तर तक हो सके। तो इस प्रकार यह कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो आपकी परीक्षा में आने की, जिनकी बहुत संभावना है, वो आपको कराई गई। अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। अपडेटेड जितनी योजनाएं आती रहेंगी आपको ऐसे कराई जाएंगी। मेंस के लिए जो जो चीजें कराई जाती हैं आपको पढ़ते रहना है। जीएस जीके के लिए हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम क्या करते हैं 20 से 25 मिनट का एक क्लास लेते हैं और उसमें हम पूरा आपको व्यवस्थित तरीके से सिखाते हैं। एक टॉपिक एक समय में क्लियर कराते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना अभ्यास करते रहिए। पसंद आया लाइक करिए और लोगों को भेजिए जिससे सबको लाभ मिले। मेंस के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, तैयारी करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। यह क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अभ्यास बनाए रखिए। धन्यवाद।